हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुनीता विद सुनीता, जिसमें आप सुन रहे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की कुछ विशेष एवं सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ। आज अभी तक हमने कई कहानियाँ सुनी हैं और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें अंत तक समझ में ही नहीं आता कि कसूर किसका था। एक ऐसी प्रेम कथा या वो कोई प्रेम कथा थी ही नहीं, या थी या नहीं थी, ये निर्णय तो आपको कहानी सुनने के बाद स्वयं ही करना होगा। आइए शुरू करते हैं। यदि कोई व्यक्ति पहले से ही मन बनाकर यह कहने लग जाए कि ऐसा ना तो कभी हुआ है और ना कभी हो सकता है, तो ऐसे आदमी से विवाह करने और उसे मनवाने में माथापच्ची करने को मैं बेकार समझता हूँ। हाँ, यदि कोई सुनने के लिए तैयार हो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इस संसार में कुछ असंभव नहीं है। जिसकी कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता वह कभी कभी घट ही जाता है। खैर छोड़िए, मानना न मानना आपकी इच्छा पर है, किंतु सुनने में तो कोई हर्ज नहीं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कोई भी कहानीकार कहानी लिखते समय पाठकों के सामने यह कसम तो नहीं खाता कि वह जो कुछ लिखेगा सच ही लिखेगा, सच के सिवा कुछ नहीं लिखेगा। अभिप्राय यह है कि यदि कहानी में कुछ अविश्वसनीय मिलता है तो पाठक को इस पर हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए। तो कहानी सुनिए। नायिका सुरमा कथा नायक यज्ञदत्त मुखर्जी को प्रकाश कहती है और नायक नायिका को छाया नाम से पुकारता है। कुछ दिनों तक दोनों में इस बात का झगड़ा रहा कि किस आधार पर नायिका छाया और नायक प्रकाश है। अंततः नायिका ने नायक को समझाते हुए कहा, आश्चर्य है कि तुम्हारी बुद्धि में इतनी छोटी सी बात भी नहीं आती कि तुम्हारे बिना मेरा न कोई अस्तित्व है और न ही कोई नाम, किंतु तुम मेरे बिना सभी स्थानों और सभी कालों में विद्यमान हो। अतः तुम्हारी प्रकाश और मेरी छाया संज्ञा सार्थक है। हंसते हुए प्रकाश ने कहा, मैं तुम्हारे विश्लेषण से सहमत नहीं हूँ। नायिका बोली, मतभेद और तर्क वितर्क का तो आज तक कभी अंत ही न हुआ। मेरे विश्लेषण से तुम संतुष्ट न हो या नहीं, किंतु जब मैं कहती हूँ तो तुम मान जाओ। अब नायक कहता क्या, इसलिए अब भी हम उन्हें श्रीयुत प्रकाश और श्रीमती छाया ही कहकर पुकारेंगे। कहीं पाठ पाठिकाओं में मतभेद न हो जाए, इसलिए हम इस विवाद को यहीं समाप्त करते हैं। किंतु यह बताना आवश्यक समझते हैं कि प्रकाश और छाया स्त्री पुरुष तो हैं, पर पति पत्नी नहीं है। दोनों का प्रेम शुद्ध पवित्र है। उनके प्रेम को अवैध कहना वैधता को गाली देना होगा। अब कहीं इन्हें किशोरी किशोर न समझ लें, इसलिए इनकी आयु भी सुन लीजिए। नायक 23 वर्षीय है और नायिका 18 वर्षीय, और दोनों का प्रेम विशुद्ध सात्विक है। अब हम आपको उन दोनों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी और भी दे देते हैं। नायक ने छोटी सी छटी हुई दाढ़ी रखी हुई है। वह आंखों पर चश्मा और सिर में सुगंधित तेल लगाता है। ढाके की चुन्नटदार धोती पहनता है। शानदार शर्ट और पैरों में मखमली जूते पहनता है। इन जूतों पर नायिका ने अपने हाथ से फूल काढ़े हैं। उसके पुस्तकालय में और घर पर दास दासियों का जमघट है। इस समय टेबल पर झुककर वह एक पत्र लिख रहा है। टेबल पर लगे बड़े दर्पण में उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। नायिका चुपके से कमरे के भीतर आकर और नायक की आंखें भींचकर उसे चकित करना चाहती है, किंतु समीप जाते ही उसका प्रतिबिंब भी दर्पण पर पड़ने लगता है, जिससे उसके लिए किसी चेष्टा को गुप्त रख पाना संभव न हो पाता। छाया ने देखा कि उसे देखकर प्रकाश मुस्कुरा रहा है और छाया भी मुस्कुरा दी। बोली, क्यों तुमने मुझे देख लिया? यज्ञदत्त, क्या तुम्हें देखकर मैंने कोई अपराध किया है? सुरमा, नहीं। तो क्या? यज्ञदत्त, असल में आधा कसूर तुम्हारा है और आधा कसूर इस शीशे का है, तो मैं इस शीशे को इसी समय ढक देती हूँ। यह तो हो जाएगा, किंतु बाकी आधे कसूर का क्या उपाय करोगी छाया? सुरमा ने 3 बार हिलने डुलने के बाद नायक को पुकारा, प्रकाश। यज्ञदत्त, क्या बात है छाया? तुम दिन प्रतिदिन दुबले क्यों होते जा रहे हो? मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा। तुम्हारी खुराक क्या है?
क्या आज लड़ने का मन बना कर आई हो? यही समझो। किंतु मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। अच्छा, तुम विवाह क्यों नहीं करते? इसका उत्तर तो मैं प्रतिदिन दिया करता हूँ। मैं तुम्हारा कोई बहाना न मानूंगी, तुम्हें विवाह करना ही होगा। अच्छा सुरमा, मुझे तो तुम कह रही हो, किंतु तुम स्वयं विवाह क्यों नहीं करती? यज्ञदत्त के हाथ से पत्र छीनकर मुस्कुराती हुई छुरमा बोली, छी, विधवा का विवाह भी कहीं होता है? कुछ देर की चुप्पी के बाद यज्ञदत्त बोला, कुछ लोग तो इसके विरुद्ध अवश्य हैं, किंतु अब भी बहुत से लोग इसमें कोई बुराई नहीं मानते। सुरमा बोली, जब लोग विधवा के पुनर्विवाह को शास्त्र विरुद्ध मानते हैं तो तुम मुझे गलत काम करने के लिए कैसे कह सकते हो? और इसी के साथ उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। सुरमा के आंसू पोंछते हुए यज्ञदत्त ने पूछा, सुरो, क्या तुम अपने मन की चाह साफ साफ बता सकोगी? मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ। अच्छा, क्या तुम मुझे छोड़कर वहाँ रह सकोगी? सुरमा के लिए उत्तर देना संभव न हुआ। सोच विचार में डूबी वह बेचारी आंसू बहाने लगी। सुरमा बोली, यज्ञ भैया, क्या आप इस कहानी को एक बार दोहराएंगे? किस कहानी को फिर से सुनना चाहती हो? वही वृंदावन में मेरे खरीदे जाने की। हाँ, तो आपने मुझे कितने रुपयों में खरीदा था? सुरो, मैंने तुम्हें 50 रुपयों में खरीदा था। मैं उस समय 18 वर्ष का था और बीए की परीक्षा देकर घूमने के लिए पश्चिम की ओर निकला था। एक दिन दोपहर के समय मैंने मालती कुंज के समीप गीत गाती वैष्णवियों के एक दल को देखा। उसी दल में तुम भी थी। वस्तुतः तुम उस समय अपने यौवन की पहली सीढ़ी पर ही पैर रखे थे। तुम्हारे रूप सौंदर्य की आभा सचमुच अनूठी और मोहक थी। मन की आंखों से देखने पर तुम्हारे रूप का जादू सर चढ़कर बोलता था। मैं तुम्हें तुम्हारे रूप सौंदर्य का परिचय कैसे दूं? अरे, तू तो रोने लगी रे। नहीं, मेरे रोने को मत देखो, तुम अपनी बात पूरी करो। उस समय तुम्हारी आयु 13 वर्ष की थी। विधवा हो जाने के कारण वैष्णवी बनी हाथ में तंबूरा लिए अपनी सहेलियों के साथ मधुर गीत गा रही थी। मुझे गाना बजाना कहाँ आता है, पर उस दिन तुम गा रही थी। तुम्हें पाने में काफी संघर्ष करना पड़ा था। तुम बाल विधवा ब्राह्मणी थी। तुम्हारी माँ भी तीर्थ में बस गई और तीर्थ में ही उसका जीवन का अंत हो गया। मैंने तुम्हें वृंदावन से लाकर अपनी माँ के हाथों में सौंप दिया। मेरी माँ ने तुम्हें अपनी छाती से लगा लिया और मरते समय मेरी अमानत मुझे लौटा गई। सुरमा, यज्ञ भैया, तुम्हारा घर कहाँ है? यज्ञदत्त, लोग किस नगर के पास कहीं बताते हैं। मेरा तो कोई और सगा संबंधी नहीं है ना। क्या मैं तुम्हारा कुछ नहीं हूँ? मेरे होते हुए तुम्हें किसी और को देखने की क्या आवश्यकता है? सुरमा आंसू बहाती हुई बोली, तुमने मुझे खरीदा है, तुम मुझे फिर से बेच भी तो सकते हो। यज्ञ, विश्वास करो, मैं तुम्हें कभी नहीं बेचूंगा। हाँ, यदि मेरे स्वयं के बिकने की नौबत ना आए तो बात कोई और है। सुरमा बिना कुछ बोले कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से प्रकाश की ओर देखती रही और कुछ देर बाद बोली, ठीक है, तुम मुझ छोटी बहन के बड़ी भाई हो। हम दोनों को बहुरानी की आवश्यकता है। बहू किस लिए चाहिए? सुरमा बोली, पूरा दिन खाली रहती हूँ, बहू को सजाने धजाने में समय का कुछ तो सही उपयोग हो जाएगा। यज्ञदत्त, क्या तुम सचमुच अपनी मन से बहू को सजाने धजाने का काम कर सकोगी? यज्ञदत्त की आंखों में आंखें डालकर सुरमा बोली, क्या तुमने मुझे इतना अधम समझ रखा है कि मैं ईर्ष्या द्वेष से ग्रस्त हो जाऊंगी? तुम्हारे मन में ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न न भी हो तो भी मैं अपनी महत्ता को गंवाने का दुख तो तुम्हें अवश्य होगा। मेरी महत्ता क्यों कम होगी? मैं तो आज भी राजा हूँ और कल भी राजा रहूंगी। हाँ, एक मंत्री की नियुक्ति हो जाएगी, तब दोनों आपसी सलाह मशवरा से इस राज्य को चलाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। यज्ञदत्त बोला, छाया, मेरा विवाह करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। हाँ, तुम यदि अकेलेपन से तंग आ चुकी हो और साथी की आवश्यकता समझती हो तो मैं इस बारे में सोच विचार कर सकता हूँ। यही समझो।
तुम्हारा विवाह हो जाने पर हम दोनों का समय बड़े आनंद से बीतेगा। हम दोनों महिलाएं खूब मौज मस्ती करेंगी। सुरमा मन में सोचने लगी कि मेरी 3 पीढ़ियों में तो कोई भी नहीं, फिर अपने कारण तुम्हें नरक में क्यों धकेलूं? मैं तो ईश्वर के रूप में तुम्हारी पूजा करती हूँ और तुम्हारे विवाह से मैं हार्दिक आनंद प्राप्त करूंगा। कलकत्ता में ऐसे भी हैं जो पड़ोसियों के साथ घुल मिल कर रहते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो दीवार के पार घट रही घटना से कोई सरोकार नहीं रखते। पड़ोसी की जानकारी रखने वालों के अनुसार बीए पास होने पर भी यज्ञदत्त आवारा लड़का है, जिसका प्रमाण उसकी जवान एवं बेगानी लड़की सुरमा को अपने पास रखना है। पड़ोसियों की इस फप्ती को ये दोनों यज्ञदत्त और सुरमा सुनते और उनकी सोच और दूषित मनोवृत्ति पर हंस देते। कोई आदमी अच्छा हो अथवा बुरा, उसके घर में पड़ोसियों विशेषतः स्त्रियों का कभी न कभी आना निश्चित ही है। यज्ञदत्त के घर आने वाली स्त्रियां भी प्रायः सुरमा से पूछती कि तुम यज्ञदत्त पर विवाह का दबाव क्यों नहीं डालती? सुरमा बोली, क्या आपकी दृष्टि में कोई अच्छी लड़की है? सुरमा से हिली मिली स्त्रियां यह सुनकर हंस देती। वे मन ही मन कहती, तुम्हारे रूप सौंदर्य के भोग से तृप्त इस पुरुष को कहीं इधर उधर देखने का अवकाश ही कहाँ। सुरमा कहती, विधाता ने इनके लिए भी तो कोई लड़की बनाई ही होगी। इसी के साथ वह गर्व और अभिभूत हो उठती। एक दिन दोपहर में मेघों के बरसते घर में घुसी सुरमा बोली, भैया तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद कर आई हूँ। चलो अच्छा हुआ, एक चिंता तो मिटी। अच्छा कुछ विवरण तो पता चले। सुरमा बोली, यह लड़की सामने वाली मोहल्ले के निवासी मित्र परिवार की है। यज्ञदत्त, क्या ब्राह्मण का नाता कायस्थ से जोड़ोगी? सुरमा, क्या ब्राह्मण कायस्थ के यहाँ जिमते नहीं है? सुना है लड़की की माँ वहाँ रसोई बनाने का धंधा करते थे। लड़की काफी अच्छी बताई जाती है। एक बार देख तो लो, क्या पता तुम्हें जच जाए और फिर बात बढ़ाई जा सके। क्या मैं ऐसा गया गुजरा हूँ जो मेरे लिए केवल भिखारिने और मजदूरनियां ही रह गई हैं? सुरमा बोली, भिखारिनों को आश्रय देना तो तुम्हारी पुरानी आदत है। अच्छा, अब क्या कहती हो? यही कि एक बार जाकर देख लो, और यदि सचमुच पसंद आ जाए तो मुझे सच सच बता देना, कुछ छिपाना नहीं। यज्ञदत्त, मुझे तो कोई लड़की पसंद आ ही नहीं सकती। सुरमा, एक बार देख तो लो, फिर ऐसी मुंह से बात नहीं निकालोगे। इसके बाद छाया ने प्रकाश को बाल संवार कर खुशबू लगाकर खूब अच्छी तरह से सजाया। यज्ञदत्त ने दर्पण के आगे अपने आप को देखा तो चकित होकर सोचने लगा कि क्या सचमुच यह मैं ही हूँ। वह बनावटी क्रोध से बोला, छाया, यह तुम मेरे साथ कुछ जाते नहीं कर रही? छाया बोली, चलो जाते ही सही, तुम देखने तो जाओ। यज्ञदत्त लड़की देखने के लिए गाड़ी पर सवार हो गया। उसने मार्ग में अपने एक मित्र को यह कहकर अपने साथ ले लिया कि चलो मित्र परिवार में जलपान करना है। मित्र ने पूछा, तुम्हें वहां जाने की राय किसने दी? यज्ञदत्त बोला, अरे छाया के सिवा और कौन मुझे इस प्रकार विवश कर सकता है। इस प्रकार अपने मित्र के साथ बातचीत करता हुआ यज्ञदत्त मित्र परिवार में जा पहुंचा। कई बार के धुली हुई साड़ी पहने लड़की कारपेट के आसन पर बैठी थी। साड़ी इतनी पुरानी थी कि उसके धागे छितरने को मचल रहे थे। उसने अपने हाथों में बिलौरी चूड़ियां और सोने का पानी चढ़े कंगन पहन रखे थे। सिर पर चुपड़े तेल से माथा लथपथ हो गया था। ऊंचा बंधा हुआ जूड़ा एकदम बेढंगा लग रहा था। उसे देखकर दोनों मित्रों की हंसी निकल गई। यज्ञदत्त ने गंभीर होकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अपनी बड़ी और काली आंखों से यज्ञदत्त के चेहरे पर टिकाकर लड़की बोली, मेरा नाम रतनु है। यज्ञदत्त ने मित्र के ने चुटकी लेते हुए उसके कान में कहा, भैया जरा तसल्ली कर ले, लड़की ही है ना, कहीं लड़के ने तो लड़की के वस्त्र नहीं पहन रखे। यज्ञदत्त ने पूछा, तुम्हारी क्या राय है? मित्र ने कंधे धक्का देते हुए यज्ञदत्त से कहा, सोचते क्या हो, जल्दी से हाँ कर दो और भागकर पिंड छुड़ाओ। लो तो फिर अभी लो, अभी अभी मत करो, मुझसे नहीं लड़की से बात करो। तुम्हारी क्या राय है?
मित्र के चुप रहने पर यज्ञदत्त ने लड़की से पूछा, क्या कुछ पढ़ी लिखी हो? लड़की का स्पष्ट उत्तर था, नहीं। यज्ञदत्त ने मन ही मन कहा, चलो यह भी ठीक है। फिर उसने पूछा, अच्छा क्या काम काज करना जानती हो? पत्नी ने हाँ में सिर हिला दिया। साथ खड़ी नौकरानी ने खुलासा करते हुए कहा कि बाबूजी काम काज में तो यह इतनी निपुण है कि इसका कोई जवाब ही नहीं। रसोई पकाने, परोसने और घर के दूसरे काम धंधों को निपटाने में ये अपनी माँ से भी आगे निकल गई। शांत इतनी है कि मानो इसके मुंह में जीव ही ना हो। यज्ञदत्त बोला, ये तो दिख ही रहा है। अच्छा तुम्हारे पिताजी हैं? नहीं। माँ भी चल बसी है? हाँ। तो यज्ञदत्त ने उस गूंगे सी लड़की को रुआसा होते देखा कि सहानुभूति से द्रवित होकर पूछा, तो क्या इस संसार में तुम्हारा कोई नहीं? नहीं। क्या हमारे घर चलोगी? लड़की ने हाँ में सर हिलाया। इतने में लड़की ने खिड़की में से झांकती और आग बरसाती दो आंखों को देखा, तो एकदम डर से कांपते हुए रुख बदल दिया और बोली, नहीं। यज्ञदत्त के बाहर आने पर मित्र साहब ने पूछा, लड़की कैसी लगी? तो यज्ञदत्त ने कहा, अच्छी है। तो क्या विवाह का मुहूर्त निकलवाया जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कोई कठोर हृदय पिता अपने 12-13 वर्ष के बेटे से उसके अत्यंत रोचक और प्रिय उपन्यास को छीनकर छिपा ले, तो बालक उस अधूरे उपन्यास को पूरा पढ़े बिना न रह पाने के कारण उसे ढूंढने के लिए घर का कोना कोना छान मारता है, और उसके न मिलने पर अशांत और व्यथित ही नहीं रहता, अपितु किसी पर भी अपना क्रोध प्रकट करने को आतुर रहता है। ठीक इसी प्रकार सुरमा ने यज्ञदत्त को लड़की देखने के लिए भेज तो दिया, किंतु अब वह उसके लिए बुरी तरह छटपटाने लगी। वह अपना क्रोध सोफा, मेज, कुर्सी, पलंग और कमरा तथा कमरा में रखे पुस्तकों और वस्त्रों आदि पर उतारने लगी। कभी एक वस्तु को उलटती पलटती तो कभी दूसरी को, कभी एक स्थान पर कुर्सी पर बैठती तो कभी दूसरे स्थान पर सोफे पर जा बैठती, कभी खिड़की के पास जा खड़ी होती तो कभी जंगले को पकड़कर कुछ सोचने लग जाती। इसी बीच यज्ञदत्त घर लौट आया और छाया ने पूछा, हाँ तो प्रकाश जी क्या कराए? प्रकाश की चुप्पी और गंभीर चेहरे को देखकर छाया ने पूछा, क्यों, लड़की पसंद नहीं आई? हाँ पसंद आई। तो फिर विवाह का मुहूर्त कब का निकला है? सुरमा ने जानना चाहा। शायद इसी महीने। सुरमा भीतर से घुट सी गई, इसलिए यज्ञदत्त के समीप आकर उसने अपनी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति के रूप में कोई हुड़दंग नहीं मचाया। बड़ी गंभीर मुद्रा में सुरमा ने यज्ञदत्त से पूछा कि तुम्हें मेरी कसम सच सच बताओ ना। यह भी अजीब बात है कि आप तक झूठ बोल रहा था। यदि तुमने सच न बताया तो मैं अपने साथ कुछ कर बैठूंगी। सच बताओ, क्या लड़की पसंद आई? हाँ, कहा तो है। सुरमा के लिए आगे बात करना संभव न हो सका। जिस प्रकार डांट फटकार के शिकार बने बच्चे कुछ भी प्रासंगिक मुंह से बक देते हैं, उसी प्रकार निराश सुरमा ने क्रुद्ध मुद्रा में कहा, यह सब तो मैं पहले से ही जानती थी। अपनी चिंता में लीन यज्ञदत्त यह सोच ही न सका कि सुरमा ने क्या कहा है और उसके कहने का क्या उद्देश्य है। थोड़ी देर बाद सुरमा को विचार आया कि यह सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। उसे यह आशा कदापि नहीं थी कि प्रतनु यज्ञदत्त को पसंद आ जाएगी और विवाह की बात भी पक्की हो जाएगी। इस विचार से सुरमा दिन भर परेशान रहे। 2 दिनों बाद सुरमा की मानसिक स्थिति को भांपते हुए यज्ञदत्त ने कहा कि सुरो, मेरा विवाह न करना ही ठीक होगा। सगाई पक्की कराने पर इनकार कैसे किया जा सकता है? मैंने कुछ भी पक्का नहीं किया है। एक असहाय और दुखी लड़की को आश्वासन देकर मुकरना महापाप है। तुम्हें तो इस लड़के का उद्धार करना ही चाहिए। यज्ञदत्त को उस दिन लड़की की आंखों में व्याप्त दीनता और विवशता का स्मरण हुआ है, इसलिए वह कुछ नहीं बोला। फिर भी वह सोच विचार में डूब गया। सबसे अधिक चिंता उसे सुरमा की थी। जिस प्रकार बरसात में घर घर में फैले पतंगों से लोग परेशान हो उठते हैं, उसी प्रकार यज्ञदत्त भी सुरमा के भविष्य की चिंता में परेशान हो उठा। वह इसे न तो जान सका
कि सुरमा अपने मन की व्यथा को अपने मुंह पर क्यों नहीं लाती, किंतु इतना निश्चित था कि सुरमा को यदुदत्त के विवाह से अपना भविष्य अंधकार में लगने लगा था, जिसका आभास उसके चेहरे को देखते ही मिल जाता था। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ऑडियो सीरीज